Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to cover P block elements. We'll discuss various important questions related to particularly group 14 elements. It will include the important concepts, important questions and few questions which have been asked in the previous year question papers. So kindly watch the video and subscribe to my channel. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, देन लाइक कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. ये टॉपिक हमने पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है. अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स. Give one example in each case. This question has been asked for 3 marks. In this question, we'll discuss the basics of carbides, its types and example. Since it has been asked in 3 marks, we'll not go into the details of each carbide individually. So first one, ionic carbides. अगर आयनिक कार्बाइड्स की हम बात करें, सो आयनिक कार्बाइड्स, कोवलेंट कार्बाइड्स एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स. इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन दैट इज आयनिक कार्बाइड्स. सो इस कार्बाइड्स में हम उन कंपाउंड्स को देखेंगे जहां कार्बन बना रहा होता है बॉन्ड किसके साथ? अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ. एंड जनरली किसके साथ बनाता है आयनिक कार्बाइड्स? जब ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के मेटल एटम्स के साथ कार्बन जुड़ता है, क्योंकि हमें पता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कार्बन से कम होगी. तो उनके साथ जब कार्बन बॉन्डिंग करता है, कंपाउंड्स बनाता है, तो उन टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कार्बाइड्स. ठीक है जी. अब इन आयनिक कार्बाइड्स को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? जनरली इन मेटल्स को जिनके साथ हम ये कार्बाइड्स बना रहे हैं, उन मेटल्स को या फिर उनके ऑक्साइड्स को या फिर उनके हाइड्राइड्स का जब हम कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बन के साथ उसे इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, देन आयनिक कार्बाइड्स आर फॉर्म्ड. अब हमें पता है ऑब्वियसली ये जो कार्बाइड्स होंगे आयनिक होंगे नेचर में. तो जब हम इन कार्बाइड्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें जनरली 3 साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एक पर्टिकुलर कार्बाइड्स में हमें मीथेन मिलता है, दूसरे टाइप ऑफ आयनिक कार्बाइड्स में हमें एसिटाइलिन मिलता है एंड थर्ड टाइप ऑफ आयनिक कार्बाइड में हमें एलाइलेट मिलता है. उसके बेसिस पर हम आयनिक कार्बाइड्स को फर्दर क्लासीफाई भी कर सकते हैं. सो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, इसमें आप ये सभी एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो जिसमें मीथेन, एसिटाइलिन, एलाइलेट साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल BE2C, Al4C3, CaC2, ये सभी कार्बाइड्स. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कार्बाइड्स इज कोवलेंट कार्बाइड्स. कोवलेंट कार्बाइड्स में ऑब्वियसली जो कार्बन होता है वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है और कोवलेंट कार्बाइड्स फॉर्म करता है. क्योंकि कोवलेंट कार्बाइड्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली जो इसमें बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग. अगर हम इन कार्बाइड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो दीज आर SiC एंड B4C. ये जनरली 2 कोवलेंट कार्बाइड्स नोन हैं. इनको भी हम वैसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं. हम इनके ऑक्साइड को हीट करेंगे कार्बन के साथ एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिक फर्नेस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हीट कर रहे हैं कार्बन के साथ तो हमें क्या मिलेगा? SiC, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड, एंड CO. सिलिकॉन कार्बाइड को हम कार्बोरेंडम भी बोलते हैं. The third type of carbide is interstitial carbide. ये जनरली तब बनती हैं जब कार्बन ट्रांजिशन मेटल्स या फिर कुछ लैंथेनाइड्स या एक्टिनॉइड्स मेटल्स के साथ जाके जुड़ता है. इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? जब मेटल का रिएक्शन कराया जाता है कार्बन के साथ या फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है कार्बन के साथ, तब इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स का फॉर्मेशन होता है. इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स की खास बात यह है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम होता है वो, अगर हम एक मेटल एटम्स के क्लोज पैक्ड लैटिस की बात करें तो उसमें ये कार्बन एटम्स जो भी उसमें इंटरस्टिशियल साइट्स प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिसेस प्रेजेंट है, उसमें जाके कार्बन अपनी जगह बना लेता है, उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है. तभी हम उसको क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल कार्बाइड. फॉर एग्जाम्पल W2C, V2C, Ta2C एंड इनके सिंगल कार्बाइड्स भी WC, TAC, ये सभी C के एग्जाम्पल हैं. सो
3 मार्क्स में आपको सब पे शॉर्ट नोट लिखना है, उसके एग्जाम्पल्स बताने हैं. Moving on to the second question, what are silicons? Give their methods of preparation and uses. So silicons की बात करें तो हमें पता है ये सिलिकन के इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं. जनरली अगर हम ऑर्गेनो सिलिकन कंपाउंड्स के पॉलीमर्स बना लें तो उसी को हम सिलिकन्स बोलते हैं. यानी कि जब सिलिकन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो और ये कंटिन्यूसली बॉन्डिंग चलती रहे, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिलिकन्स. सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि SiO-Si लिंकेज होना मस्ट है. सिलिकन ऑक्सीजन सिलिकन लिंकेज इज मस्ट इन सिलिकन्स. अगर इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है R2SiON. यहाँ पे N का मतलब क्या है, पॉलीमेरिक स्टेट. अब ये सिलिकन्स लीनियर भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी होते हैं, क्रॉस लिंक भी होते हैं. इसी के बेसिस पे इनको फर्दर क्लासीफाई भी किया जाता है. अब नेक्स्ट जो उन्होंने पार्ट पूछा है उनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि इन सिलिकन्स को हम बना कैसे सकते हैं. सो बेसिकली 2 तरह के सिलिकन्स की हम प्रिपरेशन देखेंगे, लीनियर सिलिकन्स की और क्रॉस लिंक्ड सिलिकन्स की. सो अगर हम लीनियर सिलिकन्स की बात करें तो लीनियर सिलिकन्स को हम प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकन हैलाइड्स बनाएंगे. ठीक है, ऐसे सिलिकन हैलाइड्स जिसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूशन भी प्रेजेंट हो, यानी कि CH3 ग्रुप भी प्रेजेंट हो. फिर इन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकन हैलाइड्स का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे. जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना सिलिकन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, अब देखो रिएक्शन, सबसे पहले हमने क्या किया, R2SiCl2 क्या लिया, डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकन क्लोराइड, एंड उसका हाइड्रोलाइसिस कराया, यानी कि रिएक्शन विद वाटर. तो देखो आप प्रोडक्ट क्या बना, Si2R2OH2. सो बेसिकली क्या हुआ, जो दोनों ही क्लोरीन थे उसको किसने रिप्लेस कर दिया, वाटर के OH मॉलिक्यूल ने. सो यहाँ पे सिलिकन के साथ 2 R ग्रुप्स और 2 OH ग्रुप्स जुड़े हुए हैं. अब इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, जो OH वाला हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा. ठीक है, क्योंकि 2 अगर हम यूनिट्स देखें Si2R2OH2 की, तो इनके बीच में से वाटर एलिमिनेट हो जाता है. एंड पहले मॉलिक्यूल में से अगर हम बोलें कि हमारा OH निकल गया तो दूसरे में से H निकल जाएगा. बेसिकली दोनों यूनिट्स के बीच में क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन एटम जो कि शेयर होगा. सो इसका आप पॉलीमेरिक फॉर्म देख सकते हैं, ये रिपीटिंग पैटर्न आपको दिखेगा. इसलिए हमने बोला कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, R2SiON, क्योंकि जो इसमें R2SiO यूनिट है वो रिपीटेड पैटर्न में आपको पॉलीमर में देखने को मिलेगा. सो ये लीनियर पॉलीमर बनाने का मेथड हो गया. सेकेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक सिलिकन्स. इसमें हम जो इनिशियली कंपाउंड लेंगे दैट विल बी RSiCl3. ठीक है, यानी कि मोनो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आप देखो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन किया था तो यहाँ पे एक R ग्रुप एज इट इज रहा, बाकी जो 3 क्लोरीन प्रेजेंट थे उन तीनों को ही किसने रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप ने. सो सिलिकन से अब एक R ग्रुप जुड़ा है और 3 OH ग्रुप जुड़े हैं. तो अब आप ये देखो कि इसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पहला स्टेप तो वैसे ही होगा जैसे लीनियर वाले में हुआ था, लीनियर चेन का फॉर्मेशन होगा. जब लीनियर चेन का फॉर्मेशन होगा तो वापस वही जो हमारी जनरल यूनिट थी R2SiO है ना, उसमें बस R2 की जगह अब क्या हो गया, RSiO यूनिट फर्दर एक्सटेंड हो रही है. बट आप इसमें एक पैटर्न ये देखोगे कि जब ये एक्सटेंड हो रहा है तो हमने जब लीनियर चेन बना ली तो आप देखो इसमें अभी भी नीचे OH बॉन्ड्स प्रेजेंट है और एंड पे भी OH बॉन्ड प्रेजेंट है. ये भी तो आगे हम इसको भी तो यूज कर सकते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए. तो जो लास्ट ग्रुप बचा है OH वाला जो सिलिकन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर वहां से भी पॉलीमराइज होता है और जो दूसरी ऐसी ही लीनियर चेन होती है उसके साथ जुड़कर क्या बनाता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो. सो आपको इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे वही ग्रुप्स रिपीट हो रहे हैं एंड इससे ये क्या है, हमारा एक एग्जांपल है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का. सो यही आपको इसमें बताना था. लास्ट इसमें टॉपिक पूछा हुआ है सिलिकन पॉलीमर्स के यूजेस. तो आप इसमें इसके जनरल यूजेस बता सकते हो कि जो सिलिकन पॉलीमर्स होते हैं क्योंकि उनकी जो बोल सकते हैं जो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है तो इसको हम ऐसी ही रिएक्शंस में यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ्स में हम इसको यूज़ कर लेते हैं क्योंकि तभी वो हाई टेम्परेचर पे रिटेन रह पाएगा. ठीक है, हाई वैक्यूम पंप्स में यूज़ करते हैं. सिलिकन पॉलीमर्स को एज ग्रीस भी यूज़ किया जाता है, एज वार्निशेस यूज़ किया जाता है. ठीक है जी. और अगर बात करें और रिएक्शंस में कंडक्शन की बात करें तो ये गुड इंसुलेटर्स होते हैं. ठीक है,
और इसीलिए इनको वाटर प्रूफिंग में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ हम बोलते हैं कुछ डिवाइसेस आते हैं जो बोलते हैं वाटर प्रूफ है, तो वो सिलिकॉन से बनी हो सकती हैं। इसको एज ल्यूब्रिकेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड अगर बात करें इसके मटेरियल के यूज़ की, तो हम सिलिकॉन को एज सिलिकॉन रबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलिकॉन रबर होते हैं उनकी इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो हम उसको एज रबर भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर फ्लोरोकार्बन्स, गिव देयर प्रॉपर्टीज। सो अगर फ्लोरोकार्बन्स की बात करें, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। तो देखो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे सिंपल, उसमें अगर हम हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दे फ्लोरीन से, तो क्या बन जाएगा, सिंपली फ्लोरोकार्बन्स, है ना। सो यही आपका पूछा हुआ था व्हाट आर फ्लोरोकार्बन्स। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो जो फ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं, इनकी विस्कोसिटी कम होती है, सरफेस टेंशन भी कम होता है। अगर इनके नेचर की बात करें, तो ये नॉन इन्फ्लेमेबल नेचर होते हैं, ईजिली फायर कैच नहीं करते हैं, थर्मली भी स्टेबल होते हैं। एंड अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन की बात करें, तो ये केमिकली इनर्ट होते हैं। एंड इसी वजह से ये ऑक्सीडेशन के भी रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि जल्दी से इनका ऑक्सीडेशन नहीं किया जा सकता। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, तो सिंपली हम बना सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स, CCl2F2, CF4, CH3F, CF2Cl2, ये सभी फ्लोरोकार्बन्स के एग्जाम्पल हैं। तो 2 मार्क्स में बच्चों आपको इतना लिखना है, इसकी प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन कैटिनेशन, वाई कार्बन हैज लार्जर कैटिनेशन टेंडेंसी देन सिलिकॉन। बच्चों कैटिनेशन हम क्लास आई थिंक 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि कैटिनेशन क्या होता है। जब कार्बन खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता था, तो हम इसको क्या बोलते थे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, है ना, हमने ऐसे ही याद किया हुआ था। सो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता यही है, जब सेम एटम खुद से जुड़ता चला जाता है, उसी को हम उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन से जुड़ता है, सल्फर सल्फर से जुड़ता है, सिलिकॉन सिलिकॉन से जुड़ता है, तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। पर्टिकुलरली अगर हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स की बात करें, तो जिसमें कार्बन होता है वो मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है। उसका रीजन भी बिल्कुल सिंपल है। देखो कार्बन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है कार्बन से अपने आप से बॉन्ड बनाने की, क्योंकि कार्बन कार्बन का ओवरलैप बहुत आसानी से हो पाता है, उनके बीच में बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बन जाता है। बट जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन का ही अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं, सो जब हम कार्बन से सिलिकॉन की तरफ आ रहे हैं, तो आप ये ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे कि ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। सो कार्बन से जब हम सिलिकॉन की तरफ आए, तो क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुआ। साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली सिलिकॉन के जो बड़े एटम्स हैं उनमें ओवरलैप इतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना कार्बन के छोटे एटम्स में हो सकता था। यही रीजन है कि सिलिकॉन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, उसका बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं होता जितना कार्बन का स्टेबल होता है। इसीलिए कार्बन ज्यादा अच्छे से कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, explain pyrosilicates and cyclic silicates with structure। सो बच्चों सिलिकेट्स भी हमारे सिलिकॉन के एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। उसमें वैसे तो 6 टाइप में क्लासिफाइड होते हैं सिलिकेट्स, ठीक है, बट यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली 2 के बारे में पूछा हुआ है, तो हम वही यहाँ पे 2 डिस्कस करेंगे, पायरोसिलिकेट्स या फिर साइक्लिक सिलिकेट्स। सो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, तो अकॉर्डिंगली आप इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखोगे और उसके स्ट्रक्चर्स बनाकर भी दिखाओगे। सो पायरोसिलिकेट्स की अगर हम बात करें, इनको हम आइलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जब 2 SiO4 माइनस यूनिट्स, यानी कि हमें पता है सिलिकॉन है, उसके पास 4 उसकी वैलेंसी है, उन चारों पर ही अगर O माइनस आयन जुड़े हुए हो, SiO4 माइनस यूनिट्स हो, जब ऐसी 2 टेट्राहेड्रा यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं और वो क्या करती हैं, एक ही ऑक्सीजन को शेयर कर लेती हैं अपने, एक जो 4th उनका जो एंड है टेट्राहेड्रा उसको शेयर कर लेती हैं, उस पर एक ऑक्सीजन कॉमन एटम होता है। सो इन स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, पायरोसिलिकेट्स। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, मेन चीज कि जब 2 यूनिट्स के बीच में शेयरिंग होगी, ठीक है, SiO4 माइनस की, उसको हम बोलेंगे पायरोसिलिकेट्स। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है ना जी। अब देखो हमें पता है यहाँ पे जैसे ही उसने शेयरिंग कर ली 4th एटम पे, तो उस पे तो वो माइनस चार्ज रहा नहीं, यानी कि हमारे पास कितने माइनस चार्ज रहे,
3 माइनस चार्ज फर्स्ट सिलिकॉन पे एंड 3 ही माइनस चार्ज सेकंड सिलिकॉन पे, तो टोटल 6 माइनस चार्ज हमारे पास हो गए। क्योंकि 6 नेगेटिव चार्ज हमारे पास हैं तो इसके जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे वो एग्जिस्ट भी किस फॉर्म में करेंगे, उतने ही प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम मेटल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो बेसिक यूनिट है दैट इज Si2O76 माइनस एंड इसका जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं दैट इज थोर्टवेटाइट, एक इसका कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला होता है Si2Si2O7। तो जैसे कि आप देख सकते हो Si2O7 यहाँ पे 6 माइनस एनायन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए केटायन भी कौन से होने चाहिए, +6 चार्ज के लिए। यहाँ पे 2 Sc है यानी कि 2 स्कैंडियम के आयन है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑब्वियसली वो +6 चार्ज प्लस माइनस चार्ज को बैलेंस कर लेता है और कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट दैट इज साइक्लिक सिलिकेट्स। अगर हम साइक्लिक सिलिकेट्स की बात करें तो साइक्लिक सिलिकेट्स में बच्चों क्या होता है, जैसे हमने अभी बोला कि जो SiO4 माइनस टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है, तो आपको यही ध्यान रखना है पायरोसिलिकेट्स में एक ऐसे ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है तभी सिर्फ 2 यूनिट से जुड़ पा रहे हैं ना, जबकि साइक्लिक सिलिकेट्स में 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर किए जा सकते हैं, यानी कि एक सिलिकॉन पर 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े हैं, उनमें से वो एक टाइम पे 2 ऑक्सीजन एटम्स को 2 अलग मॉलिक्यूल्स के साथ शेयर करेगा, इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक सिलिकेट। सो साइक्लिक सिलिकेट का आप बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे हमें 2 स्ट्रक्चर देखने हैं, एक Si3O96 माइनस और एक Si6O812 माइनस। तो आप बच्चों देख ही सकते हो जो इसमें बेसिक यूनिट है Si3O96 माइनस में वो कॉमन यूनिट क्या है, SiO32 माइनस, जो इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा। एंड अगर हम यहाँ पे N लगा दे तो N जितने मॉलिक्यूल्स हम लेंगे उतना हमारे पास साइक्लिक सिलिकेट बढ़ता चलाया जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला यूनिट आप देखो Si3O96 माइनस, हमने यहाँ पे क्या किया, 3 SiO3 यूनिट्स लिए। ऐसे ही सेकंड मॉलिक्यूल देखो Si6O1812 माइनस, यहाँ पे हमने क्या किया, 6 SiO3 के यूनिट्स लिए जो आपस में जुड़ गए, तो क्या बना, साइक्लिक सिलिकेट्स। यहाँ पे भी उसी तरह से जैसे ऊपर चार्ज बैलेंस करके हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, यहाँ पे भी वैसे ही स्ट्रक्चर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल Ca3SiO9, ठीक है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, रीजन क्योंकि Si3O9 के ऊपर -6 चार्ज है, उसको बैलेंस करने के लिए कितना चार्ज होना चाहिए, +6, तो 3 कैल्शियम वो +6 चार्ज को बैलेंस कर देते हैं, तो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वॉलेस्टोनाइट दैट इज Ca3Si3O9। सो ये साइक्लिक सिलिकेट का एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन, व्हाट आर कार्बाइड्स, हाउ डू कैल्शियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड डिफर्स। सो बच्चों इसमें आपको सिर्फ कार्बाइड की डेफिनेशन लिखनी है एंड देन दोनों ही एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या इनमें डिफरेंसेस है। सो देखो कार्बाइड्स तो हमने अभी डिस्कस भी किया था कि कार्बन के वो कंपाउंड्स जो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ के बनते हैं जो उससे लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो या ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो, उनको हम कार्बाइड्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल जो 2 हमें कंपेयर करने हैं दैट इज कैल्शियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड। सो अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बाइड की, तो कैल्शियम कार्बाइड में जो यूनिट प्रेजेंट होता है, जो कार्बाइड का अनायन प्रेजेंट होता है दैट इज C22 माइनस, एंड कैल्शियम हमें पता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Ca2 प्लस। सो Ca2 प्लस और C22 माइनस ऑब्वियसली जब आयंस बनाएंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर वाले चार्जेस तो बैलेंस हो गए, तो कंपाउंड क्या बना, CaC2, इसी वजह से इसका ये फॉर्मूला है। सो इसमें जो एनायन है वो क्या है, C22 माइनस, ये आपको याद रखना है। देन CaCa2 जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये बिलोंग करता है एसिटाइलाइड कार्बाइड्स के टाइप को। अब ये एसिटाइलाइड कार्बाइड्स कौन से होते हैं, ये वो कार्बाइड्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद एसिटाइलिन मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, यानी कि C2H2 गैस रिलीज करते हैं। ये आप रिएक्शन से क्लियर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब CaC2 का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, यानी कि उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, CaOH2 और साथ में C2H2 यानी कि एसिटाइलिन, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एसिटाइलाइड कार्बाइड। सेकेंड जो कंपैरिजन के लिए हमने एग्जांपल लिया है दैट इज Al4C3, ये इसमें जो कार्बाइड एनायन प्रेजेंट होता है दैट इज C4 माइनस एनायन, यानी कि कार्बन के ऊपर -4 चार्ज, तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, कार्बन के ऊपर -4 चार्ज। जब ये आयन फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Al4C3। इसी को हम मिथाइनाइड कार्बाइड भी बोलते हैं। इसको मिथाइनाइड कार्बाइड क्यों बोलते हैं, मिथाइनाइड कार्बाइड्स वो होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद मीथेन यानी कि CH4 मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। सो इसके हाइड्रोलिसिस से आप देख सकते हो Al4C3
प्लस H2O गिव्स AlOH3 प्लस CH4, यानी कि जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिला, मीथेन, इसलिए ये क्या है, मिथाइनाइट कार्बाइड। सो यही इसका डिफरेंसेस है कि इसमें जो एनाइंस इन्वॉल्व है वो डिफरेंट है कार्बाइड के, एंड जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो डिफरेंट है, एंड इनका हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग मिलते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन, वाई इज ग्रेफाइट स्लिपरी नेचर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ग्रेफाइट के नेचर की बात की हुई है। तो ये एलोटॉप्स वाले टॉपिक से आता है बच्चों क्वेश्चन, कि जब हमने कार्बन का नेचर डिस्कस किया था तो कार्बन के 3 एलोटॉपिक फॉर्म्स कॉमन होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। सो उसी में से एक टाइप होता है ग्रेफाइट। एंड ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हेक्सागोनल रिंग्स एक 2D लेयर की फॉर्म में आपस में जुड़ी होती हैं, एंड ऐसी बहुत सारी 2D लेयर्स जब आपस में जुड़ती हैं तो ग्रेफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब मेन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है वो ये कि ये जो लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट्स की, ये आपस में जुड़ी होती हैं किस फोर्स से, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू। यही रीजन है क्योंकि इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है तो उनको फिर भी एक बार को ब्रेक किया जा सकता है, इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, तो ये लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप हो सकती हैं, इजिली एक दूसरे के ऊपर मूव कर पाती हैं। इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है उसका नेचर क्या होता है, स्लिपरी होता है, एंड यही रीजन है कि इसको हम एज लुब्रिकेंट्स भी यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। Now question number 8, why CH3,3N is pyramidal in structure whereas SiH3,3N is planar। So यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन किया है, ये भी ग्रुप 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। CH3,3N और SiH3,3N यानी कि नाइट्रोजन उससे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, और दूसरे केस में देखा जाए तो नाइट्रोजन से 3 SiH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब पहले वाले का पिरामिडल स्ट्रक्चर है, दूसरे वाले का प्लेनर, ऐसा कैसे? इसमें क्या होता है, जो CH3,3N है उसके अंदर बेसिकली जो नाइट्रोजन होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है, जबकि SiH3,3N में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। नाइट्रोजन एटम जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है तो उसमें 3 बॉन्ड तो उसने CH3 के साथ बना लिए, बाकी एक खाली जो जगह होती है वो लोन पेयर ऑक्यूपाई करता है इन इट्स टेट्राहेड्रल पोजीशन, इसलिए इसकी जो शेप आती है दैट इज पिरामिडल इन नेचर। अगर हम SiH3,3N यूनिट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है उसका लोन पेयर यूटिलाइज हो जाता है। कैसे? जो नाइट्रोजन का d ऑर्बिटल होता है वो और जो सिलिकॉन का p ऑर्बिटल होता है वो आपस में ओवरलैप करके p पाई d पाई बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाती है, एंड जो इसकी शेप है वो प्लेन आ जाती है। सो ऑब्वियसली ये CH3,3N में क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि कार्बन के पास वीकेंड d ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो वो d पाई p पाई बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, discuss nature of different dioxides of group 14 elements। सो ग्रुप 14 एलिमेंट्स के अगर हम डाइऑक्साइड्स की नेचर की बात करें तो डाइऑक्साइड्स इसके एग्जिस्ट करते हैं CO2, SiO2, GeO2, SnO2, PbO2। जब नेचर की बात करें तो अगर कार्बन के डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की बात करें तो ये एसिडिक नेचर शो करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अल्कलीज में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका आप रिएक्शन भी देख सकते हैं, CO2 प्लस NaOH गिव्स Na2CO3 प्लस H2। यहीं अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो जो सिलिकॉन के डाइऑक्साइड्स होते हैं वो भी वीकली एसिडिक इन नेचर होते हैं, एंड ये भी इसीलिए हॉट कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस में डिसॉल्व हो जाते हैं। और क्या बनाते हैं, रिएक्शन से आप देख सकते हो, SiO2 प्लस NaOH गिव्स Na2SiO3 प्लस H2। ऑब्वियसली एसिड और बेस रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो हो गई CO2 और SiO2 डाइऑक्साइड की बात। अगर हम बाकी 3 एलिमेंट्स की बात करें यानी कि GeO2, SnO2 और PbO2, इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो ये तीनों ही ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी, बेसिक नेचर भी शो कर रहे हैं, एसिडिक नेचर भी। सो इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो। अगर हम पर्टिकुलरली टिन ऑक्साइड की बात करें, SnO2 प्लस HCl गिव्स SnCl4 प्लस H2, यानी कि यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है। देन SnO2 प्लस NaOH गिव्स Na2SnO3 प्लस H2, यानी कि यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है, तो एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। सो इससे आप ये ट्रेंड देख सकते हो, ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब हम डाउन द ग्रुप गए तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होने लगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होने लगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
राइट अ नोट ऑन चेन सिलिकेट्स। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछा गया है। चेन सिलिकेट्स पे आपको नोट लिखना है। नोट लिखना है दैट मीन्स ऑब्वियसली जब हमारे पास स्ट्रक्चर है तो हम वो दिखाएंगे बना के, है ना। सो चेन सिलिकेट्स में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर भी जो SiO4 4- यूनिट्स है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे 2 तरह के चेन सिलिकेट्स बनते हैं, एक तो सिंपल सिंगल चेन होती है जिसमें, और एक जिसमें डबल चेन होती है। जो सिंगल चेन होती है उसमें जो कॉमन यूनिट होती है वो जैसे साइक्लिक सिलिकेट्स में था SiO3 N2- वही होती है। इनको हम पायरोक्सिन्स भी बोलते हैं। जो डबल चेन सिलिकेट्स होते हैं उनमें जो कॉमन यूनिट होती है दैट इज Si4O11 N6- एंड इन्हीं को हम एम्फीबोल्स भी बोलते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाले में मतलब दोनों में ही शेयर तो 2 ही ऑक्सीजन एटम्स हो रहे हैं, बस किस तरह से शेयरिंग हो रही है उसके बेसिस पे ये सिंगल चेन सिलिकेट्स और डबल चेन सिलिकेट्स को बनाते हैं, ठीक है जी। सो दिस वॉज इज ऑल अबाउट दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हों। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।